क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं? क्या वो अपने भड़काऊ बयान से मध्य पूर्व में आग लगा देना चाहते हैं? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, मैं ये शब्द आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में, जी हां, एक मंच पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। और इसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं गाजा पर कब्जा करना चाहता हूं। 20 लाख फलस्तीनियों को गाजा छोड़कर जाना पड़ेगा ताकि मैं वहां पुनर्निर्माण कर सकूं। मैं उसे मिडिल ईस्ट का रिवियरा बनाना चाहता हूं। जबकि वो भूल गए कि आज की तारीख में गजा की जो हालत है, जिसमें करीब 50,000 फलस्तीनी मारे गए हैं, उसका जिम्मेदार वो शख्स है जो उनके साथ खड़ा हुआ है। और बात वहां नहीं रुकती है, वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझ पर ईरान ने हमला किया तो मैं दुनिया के मानचित्र से ईरान को खत्म कर दूंगा। और यह बयान अपने आप में कितना खतरनाक है दोस्तों, कुछ देर में मैं आपके सामने प्रमाणित करना चाहता हूं। मगर अमेरिका ने मध्य पूर्व को लेकर अपनी नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक उसका फोकस दोनों पक्षों की तरफ था। हालांकि शासन और उसका सरकार इसराइल का समर्थन करता था, मगर फलस्तीनियों के लिए भी नाम मात्र एक सहानुभूति थी। मगर आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, उस बयान को कई निगाह से देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है दोस्तों, कि मैं चाहता हूं कि फलस्तीन जो है उस पर मैं कब्जा चाहता हूं और उसके लिए मैं अपनी सेना भेजने को तैयार हूं, क्योंकि वो पुनर्निर्माण चाहते हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, फलस्तीनी जनता में स्वाभिमान है। पिछले 50 सालों से इस्राएली सेना लगातार उन पर हमले कर रही है। हाल ही में 50,000 लोगों को मार दिया, मगर वो लोग झुकने को तैयार नहीं है। यह बयान अपने आप में बहुत खतरनाक, और इस बयान का सबसे खतरनाक पहलू कि यह बयान उन्होंने दिया इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में, जो सब मुस्कुरा रहे थे। मैं चाहूंगा उनके इस बयान को सुना जाए और उसके बाद इस्राएली प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। उन्होंने जो कहा सो कहा। उसके बाद इस्राएली प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप की सोच निराली है, वो अलग सोचते हैं। अच्छी बात है, गजा हमारे खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसीलिए इस समाधान पर गौर करने की जरूरत है। हमास ने, पीएलओ ने उनके इस सुझाव को दरकिनार कर दिया है, मगर ट्रंप ने एक खतरनाक सुझाव देकर दुनिया को खतरे की तरफ ढकेल दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इन दोनों के बयानात सुनिए, उनके मायने क्या हैं, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble. He sees a different future for that piece of land that has been the focus of so much terrorism, so many attacks against us, so many trials and so many tribulations. He has a different idea, and I think it's worth paying attention to this. We're talking about it. He's exploring it with his people, with his staff. I think it's something that could change history. अब मैं संक्षिप्त अंदाज में आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल उन्होंने कहा क्या क्या और इसके मायने क्या हैं। आपकी स्क्रीन पर ट्रंप बोले, अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा, और उन्होंने अमेरिकी स्वामित्व को सुरक्षा करने के लिए वहां अमेरिकी सैनिक भेजने की संभावना को भी खारिज नहीं किया है। उनका यह बयान अमेरिका की दशकों पुरानी विदेश नीति के बिल्कुल उलट है, जिसने हमेशा इस्राएल और फलस्तीन के लिए दो राज्य समाधान को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। यह उनके उस रुख से भी अलग है जिसमें वे मध्य पूर्व में अमेरिकी दखलंदाजी को लेकर संदेह जताते रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप गजा में जो चल रहा है उसे एक इंसानी समस्या के तौर पर देखना ही नहीं चाहते हैं। वो इसे सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं, जो सरासर गलत है।
क्योंकि गजा में 50 से 60 हजार लोग मारे गए हैं, उनके जख्मों पर मरहम की जरूरत है, मगर यह व्यक्ति कहता है मैं कब्जा करना चाहता हूं। यानी कि वहां के लोग पहले ही बदहाली में हैं, वो एक नर्क से गुजरे हैं, वो एक दोजख से निकले हैं, और ऊपर से यह हो रहा है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, उनके लिए गजा सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। गजा को बिजनेस अवसर के रूप में देख रहे हैं ट्रंप जो एक रियल एस्टेट निवेशक भी रहे हैं, ने अपने लॉन्ग टर्म ओनरशिप और पुनर्विकास योजना पेश की। उन्होंने कहा गजा को मध्य पूर्व का रिवियरा बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि वे जल्द ही गजा का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अरब देशों ने इसका विरोध किया है, और कई लोग तो यह कह रहे हैं कि यह एक किस्म का नरसंहार का ऐलान है, एथनिक क्लेंजिंग का ऐलान है। मध्यपूर्व से क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। अरब देशों ने गजा से फलस्तीनियों को हटाने के किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया है, जिसे विरोधी जातीय सफाया यानी एथनिक क्लेंजिंग जैसा कदम मान रहे हैं। सऊदी अरब ने अपने अटूट समर्थन को दोहराया और कहा कि वो फलस्तीनी राज्य की गारंटी के बिना इस्राएल के साथ संबंध सामान्य करने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि इसका विरोध हमास ही नहीं, पीएलओ ने भी किया है। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बयान क्या आया है, उस पर आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार कीजिए जमीन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है। मैं आपके सामने अल जजीरा की रिपोर्ट भी पेश करूंगा। पीएलओ का बयान आपकी स्क्रीन पर। पीएलओ ने फलस्तीनियों को बेदखल करने की सभी मांगों को खारिज कर दिया है। फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी समिति के सचिव हुसैन अल शेख ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय वैधता और कानून के तहत दो राज्य समाधान ही सुरक्षा, स्थिरता और शांति की गारंटी है। उन्होंने जोर देकर कहा, हम अपने लोगों को उनकी सरजमी से बेदखल करने की सभी मांगों को खारिज करते हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं जिए हैं और यहीं रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे अरब देशों के इस रुख की सराहना करते हैं जो इन मूल सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमास ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उनका कहना है कि यह जो समाधान दिया गया है वो इस इलाके में अराजकता और तनाव पैदा करने का नुस्खा है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपके सामने अल जजीरा की वो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जिस पर यह प्रतिक्रिया सामने उभर कर आई है। वहां पर यह बात सामने उभर कर आ रही है कि लोगों के पास वहां बिजली नहीं है, वाईफाई नहीं है, जिसके चलते वो लोग इंटरनेट नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की उनके बारे में क्या योजना है लोग वो जानते ही नहीं है। इसका जिक्र वहां के रिपोर्टर करते हैं। तो देखा आपने, वहां वाईफाई नहीं है यानी इंटरनेट नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है, वहां लोग बुनियादी संघर्ष कर रहे हैं जीने की। तो स्वाभाविक सी बात है उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप और एक क्रूर बेंजामिन नेतन्याहू क्या योजना बना रहे हैं, यह उन्हें कैसे पता चलेगा। और स्वाभाविक सी बात है, जब इस बात की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप वहां करते हैं तो वहां मौजूद रिपोर्टर्स कहते हैं कि आप चाहते क्या हैं? क्या आप जातीय सफाया चाहते हैं? क्या आप एथनिक क्लेंजिंग चाहते हैं? उन्होंने क्या ऐलान किया और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यह भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। देखिए, US will take over the Gaza Strip, will own it, and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East. Higher level. He sees a different future for that piece of land that has been the focus of so much terrorism. सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप यह भी कहते हैं कि अगर ईरान ने मुझ पर हमला किया तो मैं उनका सफाया कर दूंगा। अब यह अपने आप में कितना खतरनाक बयान है दोस्तों। कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप की जान पर हमला करता है, उन पर हमला करता है, और अगर उन्हें कुछ हो जाता है, तो क्या उसके चलते एक पूरे देश का सफाया हो जाना चाहिए? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। मगर एक पूरे देश का सफाया, खास तौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि इससे पहले अमेरिका ने झूठ के आधार पर कई देशों का सफाया किया है। इराक और सद्दाम हुसैन उसकी जीती जागती मिसाल है। याद कीजिएगा इराक के बारे में क्या झूठ फैलाया गया था कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है,
व्यापक तबाही वाले हथियार, वो खबर झूठी थी, मगर बावजूद इसके अमेरिका और इराक में युद्ध होता रहा और बात वहां नहीं रुकी। याद कीजिएगा, जब 9/11 का हमला हुआ था, तब पहला हमला अमेरिका ने कहां किया था? अफगानिस्तान नहीं, पहला हमला इराक पर हुआ था, सद्दाम को बेदखल करने के लिए। इराक का उसामा बिन लादेन से कोई लेना देना नहीं था। 9/11 का जो हमला हुआ था, उसके लिए जिम्मेदार यह आतंकवादी उसामा बिन लादेन था, अलकायदा था, आयमन अल जवाहिरी था। इराक से कोई लेना देना नहीं था, मगर इराक को अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि अफगानिस्तान से आपने तालिबान का सफाया कर दिया, मगर इत्तेफाक देखिए, उसके बाद औपचारिक तौर से अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान को बिठा दिया। अब अफगानिस्तान पे दोबारा तालिबान का कब्जा है। तो यह चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो आपने देखा, इराक के खिलाफ एक झूठ के आधार पर एक पूरे देश को बर्बाद कर दिया जाता है। अब कल्पना कीजिए, इसी तरह से अगर किसी बड़े अमेरिकी नेता पर, यानी किसी राष्ट्रपति पर हमला हो जाता है, तो यह आशंका तो लगातार बनी रहेगी ना कि एक झूठ के आधार पर ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या, और फिर उनका बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा आपके स्क्रीन पर। अगर उनकी हत्या की गई तो ईरान को मिटा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने संबंधी शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने के दौरान ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें तबाह कर दिया जाए, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका के न्याय विभाग ने नवंबर में आरोप लगाए थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। सुनिए ट्रंप का आधा मिनट का वो बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। Iran and their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why. Lack of intelligence, perhaps. एक निहायत ही खतरनाक सोच, जिससे पता चल रहा है कि अमेरिका की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह की तबाही मचा सकता है। हम ये ना भूलें कि ट्रंप के रिश्ते मैक्सिको से बिगड़ रहे हैं, ग्रीनलैंड से बिगड़ रहे हैं, कनाडा से बिगड़ रहे हैं, चीन से बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज ही किस तरह से बेइज्जत करके करीब 104 भारतीयों को वापस अमृतसर भेजा गया है, जो अवैध ढंग से रह रहे थे बेड़ियों में। यानी कि इस तरह से भारतीयों को जलील किया गया था। हालांकि इसमें दोष हमारी सरकार का भी है। कायदे से हमें अपना विमान भेजना चाहिए था अपने भारतीयों को वहां से लाने के लिए, या कम से कम अमेरिका को नसीहत देनी चाहिए थी कि इस तरह से भारतीयों की बेइज्जती ना की जाए। वो अपनी सजा भुगत चुके हैं, वो वापस अपने देश आ रहे हैं, मगर फिर इस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया। सबसे बड़ी बात, वो कनाडा पर टैरिफ लगा चुके हैं। भारत पर धमकी दी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिक्स सम्मेलन जिसका हिस्सा भारत है, उसको लेकर ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि हम ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वो ब्रिक्स जिसका हिस्सा भारत है। आप इसके मायने समझते हैं? भारत का व्यापार का कितना बड़ा हिस्सा है अमेरिका के साथ उसका व्यापार। अगर 100% टैरिफ लग जाता है, 50% भी लग जाता है, मैं तो कहता हूं 25% भी लग जाता है, तो कितना नुकसान भारत को होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति आज की तारीख में अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, ईरान को तबाह करने की जो प्रतिक्रिया आई है, इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त खामोश हैं, मगर ईरान पर जो नए सिरे से दबाव बनाया जा रहा है, ईरान ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि यह कामयाब नहीं होगा। इरना, जो कि एक ईरानियन न्यूज एजेंसी है, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर, डूम्ड टू फेल अगेन, ईरान डिसमिसेस रिन्यूड यूएस मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। उनके विदेश मंत्री हैं मोहम्मद अब्बास अरागाची,
वो पहले ही बयान दे चुके हैं कि ईरान पर दबाव की कोई जो है वो साजिश कामयाब नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इरना पर निगाह डालें तो इस पर कोई बहुत स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है ट्रंप की इस ताजा और खतरनाक धमकी पर। आप देख सकते हैं, ट्रंप सेज ही वांट्स न्यूक्लियर पीस एग्रीमेंट विद ईरान, इस खबर का जिक्र है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट साइंस प्रेसिडेंशियल मेमो टू रिस्टोर मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। ट्रंप अलाइंस विद नेतन्याहू अगेन कॉम्प्लिकेटिंग पोटेंशियल टॉक्स विद ईरान, यानी कि नेतन्याहू के साथ जो उनका संपर्क स्थापित हुआ है, उनके साथ जो साझेदारी कर रहे हैं, उससे ईरान के साथ उनके संबंध बिगड़ सकते हैं। यानी कि जिस कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अब तक ईरान में इसको लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर इससे माहौल जरूर बिगड़ रहा है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।